Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर नंबर 1 को। इस चैप्टर को वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। सेकंड पार्ट होगा प्रबंध का उद्देश्य, महत्व। पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति। उसमें 4 टॉपिक हैं, प्रबंध बहुविधा के रूप में, प्रबंध कला एवं विज्ञान के रूप में। पार्ट नंबर 4 में हम प्रबंध की प्रकृति को ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रबंध एक पेशा और प्रबंध की सार्वभौमिकता। और लास्ट पार्ट रहेगा आपका पार्ट नंबर 5, प्रबंध का क्षेत्र। आपके चैप्टर नंबर 1 को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सामान्य शब्दों में अगर देखें तो प्रबंध क्या है। प्रबंध शब्द प्र प्लस बंध से बना है। प्र शब्द संस्कृत का उपसर्ग है तथा बंध से आशय 2 या 2 के अधिक के जुड़ने से है। बिल्कुल आपके सामने जाहिर सी बात है कि प्रबंध क्या करता है, लोगों को आपस में जोड़कर रखता है ताकि अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उनसे कार्य करवाया जा सके। प्रबंध का कुछ विद्वान संकीर्ण अर्थ लगाते हैं तथा कुछ विद्वान विस्तृत अर्थ लगाते हैं, यानी कि कुछ उसको बिल्कुल शॉर्ट उसमें लेते हैं और कुछ लोग उसको लॉन्ग टर्म में लेते हैं। संकीर्ण अर्थ में देखा जाए तो प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की युक्ति है या कला है, और विस्तृत अर्थ में देखा जाए तो प्रबंध एक कला और विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखती है। यानी कि जो भी संस्था के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए संस्था के कर्मचारी किस प्रकार कार्य करेंगे, उनके मध्य किस प्रकार से संबंधों को बनाया जाएगा ताकि संस्था के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें, उसका संबंध किससे है, प्रबंध से। आधुनिक अर्थ में संगठन के वर्तमान एवं भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा मानव विकास का आधार प्रबंध को माना गया है। परिभाषाएं देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रबंध का अर्थ। अर्थ में तो जो हमने पहले पढ़ा उसको आप आराम से लिख सकते हैं। अगर परिभाषा पूछी जाती है तो आपको ऑथर का नाम देना होगा और आपकी जो परिभाषा होगी वो इन्वर्टेड कॉमा में ही आएगी। दूसरी बात, परिभाषा जब हम लिखते हैं तो कोई भी वर्ड चेंज नहीं होता। जिस शब्दों में हमने परिभाषा को पढ़ा है वो वर्ड टू वर्ड वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन कॉपी में आपके लिखने हैं। इसको आप अपने मन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। अर्थ पूछा जाएगा तब आपको अर्थ ही लिखना है और परिभाषा में परिभाषा ही लिखी जाएगी। अर्थ में एक बार का परिभाषा लिख सकते हैं, वहाँ पर ऑथर का नाम देना ज़रूरी नहीं है, आप आराम से परिभाषा लिख सकते हैं। पर परिभाषा अगर पूछी जाती है तो आपको विद ऑथर यानी कि आपके लेखक के नाम के साथ ही लिखनी होगी, उसके बाद ही पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर वीडियो में हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे, आप अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। और साथ ही आपको प्रिंटेड नोट्स PDF में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए परिभाषा देखते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों से मिलकर कार्य करवाने की कला है। प्रबंध क्या करता है, लोगों को यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलता है और उनसे कार्य करवाता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। FW टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, उनके अकॉर्डिंग प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके बाद यानी कि तत्पश्चात यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मित्रतापूर्ण ढंग से करते हैं या नहीं। यानी कि एक जो संगठन है वो करना क्या चाहता है, ठीक है, और उसके बाद जो उसने अपने एम्प्लॉयज़ यानी कि जो भी उनके यहाँ पे कार्यरत कर्मचारी उनके द्वारा जो काम करवाया है उसको बार बार चेक करते रहना कि वे उसे सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। और लास्ट है आपकी प्रबंध नियोजन संगठन अभिप्रेरण एवं नियंत्रण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध को प्रक्रिया बोला गया है जिसके मेन फैक्टर्स और कंपोनेंट्स क्या हैं, नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण और नियंत्रण, जिसमें मानव एवं अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करने एवं उनकी पूर्ति करने के लिए कार्य किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, जॉर्ज R. टेरी ने। आपकी बुक में और भी परिभाषा दी पर ये 4 बहुत ईजी हैं, याद करने में भी ठीक है और इससे ज़्यादा परिभाषा हमें याद करनी भी नहीं है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रबंध की परिभाषा दीजिए और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लॉरेंस ए एप्ले ने या फिर मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या परिभाषा दी है प्रबंध की, वो बताइए। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आप
जब इन्हें पढ़ेंगे और लर्न करेंगे तो आगे जब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हम देते हैं वहाँ पर बहुत बार आपको परिभाषा दे दी जाती है, यानी कि केवल ये दिया जाएगा प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तु का निर्देशन किसके द्वारा दिया गया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि ये किस ऑथर की परिभाषा है। परिभाषा और अर्थ देखने के बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं, निष्कर्ष। किसी भी आंसर को लिखने का पैटर्न प्रॉपर क्या होना चाहिए, उसका साधारण शब्दों में अर्थ, उसके बाद परिभाषा और अंत में निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको याद नहीं करना होता है, अगर आपने अर्थ और परिभाषा अच्छे से करी है तो निष्कर्ष आप मन से लिख सकते हैं। कैसे, प्रबंध कला एवं विज्ञान है, ठीक है, हमने प्रबंध कला एवं विज्ञान है, किस प्रकार से, देखिए विस्तृत अर्थ में हमने पढ़ा था प्रबंध एक कला और विज्ञान है, तो हमने ये लाइन तो यहाँ से क्यों ले ली, ओके। प्रबंध कला एवं विज्ञान है जो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाती है, लागतों को कम करती है, मानवीय प्रयासों की सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में नियोजन से लेकर नियंत्रण, यानी कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और अंत में नियंत्रण तक समग्र क्रियाओं में प्रबंधन आपका निहित है। अब मुझे ऐसा लगता है कि निष्कर्ष किसी भी बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं है, अर्थ और परिभाषा अच्छे से देख लीजिए आप, उसके बाद निष्कर्ष आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और वही बेस्ट रहता है। निष्कर्ष वैसे भी रटा हुआ लिखना इतना अच्छा नहीं रहता जितना आप अपने मन के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषताएं एवं लक्षण। आपकी बुक में बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 10 मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहली बात मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है, आगे वाली स्लाइड्स में आपको अच्छे से इनको मैं डिस्क्राइब करूँगी। विशेषताएं भी याद करने की बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि हमने अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, वहीं से आप उसकी क्या विशेषताएं बता सकते हो। किसी भी चीज़ की विशेषताएं हमें कैसे बतानी होती है, सिंपल सी बात है। आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि मुझे आपकी क्लास में आपके साथ एक और क्लासमेट है कि यार वो उसके बारे में कुछ बातें बता, तो आप आराम से बता सकते हो कि मेरा एक फ्रेंड राम है, उसकी वो लंबी हाइट है, वो इंटेलिजेंट है, वो किसी टीचर का फेवरेट है। आप कैसे बता पाए, क्योंकि आप उसको जानते थे, तो आपने उसकी विशेषताएं वहाँ पर बता दी। वैसे ही प्रबंध है, आपने अर्थ और परिभाषा अगर पढ़ ली तो विशेषताएं आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध हम क्यों कर रहे हैं, हमारे उद्देश्य प्राप्ति के लिए तो कर ही रहे हैं। प्रबंध मानवीय प्रक्रिया है, प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया आपके लिए। प्रबंध वातावरण से प्रभावित होता है, प्रबंध सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। कैसे? किसी भी संगठन में प्रबंधक अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं तथा वे स्वयं प्रबंध के कार्य करते हैं। प्रबंध कार्यों में क्या क्या शामिल है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। देखिए बच्चों, ये चारों और साथ में संगठन के बाद एक और आता है आपके चरण, वो होता है नियुक्तिकरण। ये पांचों पॉइंट आप आराम से अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि टिल लास्ट तक आपके यही पॉइंट्स आने वाले हैं, क्योंकि प्रबंध के यही चरण होते हैं। हमें इन्हीं को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए एक मैनेजर क्या करता है, अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को बताता है कि आपको कोई भी काम कैसे करना है। तो ये क्या हुआ, प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला हुई। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, प्रबंध पूर्णतः उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के अगर किया जाता है तो वह निरर्थक होता है। प्रबंध कार्य भी संस्था के प्रबंधकों द्वारा स्वयं की तथा संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। ये शायद मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, इतना इजी पॉइंट है कि प्रबंधक क्यों काम कर रहा था, कि वो अपने संस्था के उद्देश्य साथ ही साथ जिस उद्देश्य से उसने संस्था ज्वाइन की है उन उद्देश्य को भी प्राप्त करे, यानी कि कुल मिला के हमें उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रबंध करना होता है। अतः प्रबंध उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि वैसे भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो वो क्या होती है, निरर्थक होती है। प्रबंध मानवीय क्रिया है, बिल्कुल प्रबंध क्रिया मानव के द्वारा ही संपादित की जाती है, ये पशु के द्वारा संपादित नहीं की जाती। एक प्रबंधक स्वयं मनुष्य होता है और किसको नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व करता है अपने अधीन कर्मचारियों को, जो भी क्या होते हैं, मनुष्य ही होते हैं। अतः इसे क्या क्या कहा गया है, पूर्णतः मानवीय क्रिया की से हमने संज्ञा दी है। फोर्थ पॉइंट है, प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है। देखो बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है, कैसे समझाइए। तो यहाँ पर जो आपके सामने लाइन लिखी है आपको यूं क्यों लिखनी है, पूरे आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सार्वभौमिकता से आशय है सब सर्वत्र एक समान रूप से लागू होने से। प्रबंध सार्वभौमिक है क्योंकि यह न केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपितु सामाजिक
धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी संस्थाओं में सामान्य रूप से लागू होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट है, वैसे ही ऑफिस में भी मैनेजमेंट है। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रबंध मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप किसी सैन्य संस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर भी प्रबंध है। आपकी हर चीज़ में प्रबंध आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आप घर में भी हैं तो आपको हर चीज़ क्या मिल रही है, प्रबंधित तरीके से मिल रही है, तभी आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। कैसे, आप सुबह सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों को, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात को अपना अलार्म लगा के सोते हैं, अपनी ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस वगैरह करके सोते हैं। वो सब क्या है, वो प्रबंध ही तो है। एक बिल्कुल बेसिक वे में अगर हम बात करें तो घर से ही प्रबंध स्टार्ट होता है और हर जगह प्रबंध लागू होता है। अतः क्या है, प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी प्रक्रिया जब आएगी आपके सामने, प्रबंध ही नहीं, आगे जब हम बिजनेस स्टडीज़ में या फिर इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे तो प्रक्रिया अगर वर्ड जहाँ पर भी आता है तो आप उसको क्या करेंगे, हमेशा इसी डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि कोई भी प्रक्रिया क्या होती है, कभी रुकती नहीं है, वो निरंतर रूप से चलती रहती है। प्रबंध प्रक्रिया पूर्णतः चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। अतः ये चरण किसी भी संगठन में निरंतर रूप से कार्य रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई भी प्रबंधक क्या करता है, नियोजन करता है, फिर संगठन, फिर उसके लिए नियुक्तिकरण करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को निर्देशन देता है और फिर उनको चेक करता रहता है, नियंत्रण करता है। लगातार यह चरण चलते रहते हैं, इसलिए प्रबंध को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बोला गया है। इस डायग्राम को भी आप अच्छे से याद कर लें। यहाँ पर एक अभिप्रेरण आपको दिया गया है, यहाँ पर अभिप्रेरण की जगह निर्देशन आएगा, निर्देशन की जगह आपको लिखना है नियुक्तिकरण। पॉइंट नंबर 6, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। यह भी 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, कैसे समझाइए। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। प्रबंध क्या है, आप देख और छू छोड़ ही सकते हैं। ये तो किसी मैनेजर की क्या है, आंतरिक कुशलता है कि वो अपनी संस्था को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है। तो किसी के दिमाग को तो आप देख नहीं सकते, उसकी कुशलता और अकुशलता का अनुमान जरूर आप लगा सकते हैं, किंतु इसके प्रयासों के परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का स्वतः अनुमान हो जाता है। जब संस्था में सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहते हैं, कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं और संस्था में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण रहता है, तब प्रबंध की शक्ति का अनुमान होता है। यानी कि प्रबंध क्या है, बहुत अच्छा चल रहा है तभी तो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, आपकी कॉस्टिंग कम आ रही है। कभी कभी इसकी अदृश्य शक्ति का वाहन इसकी अनुपस्थिति में होता है। कैसे कि जब संस्था असफलता की ओर जाने लगती है तो ऐसे समय में लोग यह कहकर इस शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं कि संस्था कुप्रबंधित थी अतः डूब गई। सीधी सी बात है, अगर कोई संस्था अपने एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रख पा रही, प्रबंध अच्छा नहीं है, कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रही, तो क्या होती है, वो कुप्रबंधन का शिकार होती है और वह संस्था क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अगर वहीं उसका प्रबंध अच्छा होगा तो वह निरंतर रूप से चलती रहेगी। प्रबंध वातावरण से प्रभावित होता है। कोई भी संस्था या कोई भी मनुष्य वातावरण में रहता है, वातावरण को भी प्रभावित करता है, वातावरण से स्वयं भी प्रभावित होता है। प्रबंध कार्य संस्था के आंतरिक और बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित करता है। आंतरिक वातावरण में नियोक्ता, कर्मचारी तथा संसाधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी वातावरण होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाह्य वातावरण से क्या आशय है, इसमें किस किस को शामिल करते हैं और आंतरिक वातावरण में हम किस किस को शामिल करते हैं। तो याद कर लीजिएगा, बाह्य वातावरण में तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी एवं सांस्कृतिक वातावरण आता है और इसके साथ एक वैधानिक वातावरण। आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, राजनीतिक एवं तकनीकी वातावरण, ये 5 वातावरण महत्वपूर्ण है जो कि प्रबंध के बाह्य वातावरण के रूप में हम पढ़ते हैं। यह संपूर्ण वातावरण एवं प्रबंध कार्य एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, अभी के लिए आपके बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19। पहले लोग क्या कर रहे थे, ऑफिस में आराम से काम कर रहे थे। जैसे ही कोरोना आया तब सब ऑफिस के जो मैनेजर्स वगैरह थे, हायर अथॉरिटी थी, उन्होंने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दी। तो कितना बड़ा चेंज है, कितना ज़्यादा वो लोग अपने बाह्य वातावरण से इफेक्ट हुए। बीएसटी और इकोनॉमिक्स में जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल देंगे उतना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन एग्जाम में रहेगा और उतने अच्छे मार्क्स मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल्स के लिए और अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करें, ये सब मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी। अलग अलग ट्रिक्स कैसे हम चीज़ों को ईजिली याद कर सकते हैं। ये टॉपिक्स केवल 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही क्योंकि आपके सिलेबस का है, बट साथ ही अदर जो कंपटीशन एग्जाम्स है वहाँ पर भी मैनेजमेंट एक बहुत एसेंशियल सब्जेक्ट अब हो चुका है। उसके लिए भी आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं और आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं।
पॉइंट नंबर 8 है प्रबंध सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांत क्या होता है? सामान्य नियम का समूह क्या कहलाता है? सिद्धांत। प्रबंध सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत विभिन्न शिक्षाविदों, चिंतकों एवं प्रबंधकों ने गहन शोध व अनुभव के आधार पर प्रतिपादित किए होते हैं। देखो, जैसे साइंस होती है, वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद उसके क्या निकलते हैं? फॉर्मूलाज निकलते हैं, सिद्धांत निकलते हैं। वैसे ही BST क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है, ये ह्यूमन माइंड पर काम करती है। तो यहाँ पर शिक्षाविद, चिंतक और प्रबंधक जो थे, जैसे हेनरी फ्योल, ओके, इन्होंने क्या करे? अपने एक्सपेरिमेंट करे मनुष्य के ऊपर और फिर जो भी नियम नए निकाले वो क्या कहलाए? सिद्धांत। तो प्रबंध क्या है? सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। पॉइंट नंबर 9 है प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। प्रबंध उपलब्ध साधनों के श्रेष्ठ उपयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन और लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये साधनों की प्रभावशीलता एवं दक्षता को बढ़ाकर अधिक उत्पादकता का सृजन करता है। अतः ये क्या? एक सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मकता क्या करती है? आपके पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनसे आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हो, ठीक है, वो क्या है? वो आपकी सृजनात्मकता है। वैसे ही प्रबंध है। प्रबंध क्या करता है? अपने पास उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठ उपयोग करता है और अधिकतम उत्पादन एवं लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो साधनों को प्रभावशील और दक्षता को बढ़ाता है और जिससे क्या करता है? अधिक उत्पादन उसे प्राप्त हो सके। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, कैसे? समझाइए। लास्ट पॉइंट है आपके लिए, प्रबंध एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कैसे? देखिए बच्चों, मैनेजर्स के सामने आए दिन नई नई सिचुएशंस आती हैं, आए दिन नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको वो क्या करते हैं? खुद की कुशलता के द्वारा ही सुलझा पाते हैं और अच्छे फैसले लेकर अपनी संस्था को आगे बढ़ाते हैं। यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पथ पर आने वाले सभी चुनौतियों का सामना श्रेष्ठ प्रबंध के द्वारा ही किया जा सकता है तथा उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। हमारे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो लोग उसको फेस कर लेते हैं वो ऑफकोर्स ही बात है जीत जाते हैं, और जो फेस नहीं कर पाते वो क्या रहते हैं? पीछे रह जाते हैं। और प्रबंध तो एक बहुत वाइड थिंग है, तो इसको यहाँ पर आप, मेरे को लगता है कि आराम से समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने मेरे 10 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको आपकी बुक में कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि जो आपको समझना चाहिए था, समझ में नहीं आया, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।